हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का मतलब है, अगर आप जून की तैयारी कर रहे हो 2026 की या दिसंबर 2026 की तैयारी कर रहे हो, तो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 100% आपके एग्जाम्स में दिखाई देने वाले हैं। बी कॉम, BBA, BCA, BTA, M कॉम, MBA अगर आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है तो आप ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मेल, फेसबुक पे कोई भी डाउट है तो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी रहेगी nanak_education_point। तो या फिर आप हमें टेलीग्राम पे कनेक्ट करें, ठीक है। एंड मेल भी कर सकते हैं workforneb@gmail.com। फेसबुक पे भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इफ़ एनी डाउट 8178359562 पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में टोटल हमारे 7 क्वेश्चन ही हमें पढ़ के जाने हैं, यानी कि 7, 8, 9, 10 टोटल 10 क्वेश्चन हमें करने हैं। वैसे तो टोटल 11 क्वेश्चन है, लेकिन शॉर्ट नोट को आप हटा दो। जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो शॉर्ट नोट नहीं करेंगे। बाकी 11 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन मैं लेके नहीं आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि 90 to 95% स्कोर करना, तो आपके लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है। और ये मात्र 11 क्वेश्चन आपको जो है 90 to 95% दिलवा देंगे। अब साथ ही साथ मैं एक दो डाउट भी क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे कि कल परसों बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मुझसे डे बाय डे जैसे एग्जाम्स आते हैं कनेक्ट होते हैं, तो वो मुझसे पूछते हैं, मतलब कि मैम अगर हम ये क्वेश्चन कर ले तो गारंटी है क्या हम 95 लेकर आए आ जाएंगे या 90 हमारे आ जाएंगे। तो देखो भाई, मैं उनको यही बात बोलती हूँ कि कंटेंट प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं आप लोगों को, पूरी मेहनत भी कर रहे हैं। आप लोग भी मेहनत करोगे मैं जानती हूँ, पर आपको ये बात का खास तौर पे ध्यान रखना है कि आप अपने एग्जाम में उस आंसर को किस तरीके से लिखते हैं। अगर आपका कंटेंट जो है वो बिल्कुल सही है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने आंसर दिया है, अच्छे से एग्जाम्पल दिए हैं, फ्लो चार्ट बनाया है, फॉर्मूला मेंशन किया है, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है, डायग्राम बनाया है, तो मैं बोल रही हूँ कि आपके 90 to 95% जरूर आ जाएंगे। ठीक है। बाकी कंटेंट क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, समझना आपका काम है। जिन्होंने इसका PDF प्रिंट आउट निकाल रखा है वो साथ लेके बैठे, और जो मैं एग्जांपल समझाती रहूंगी पेंसिल या पेन से साइड में ब्रैकेट में लिखते रहना, ताकि एग्जाम में जाने से पहले पहले वो जो आपका प्रिंट आउट है वो आपको जो है आप रिवाइज करो तो एग्जाम्पल भी माइंड में सेट हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कॉस्ट का, कॉस्ट कंट्रोल, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो सबसे पहली बात ये आती है, इसके डिफरेंस पे ही मैं डायरेक्ट आ जाती हूँ कि होता क्या है। तो देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट आता है कॉस्ट कंट्रोल का। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, नाम से ही समझ में आ रहा है। कॉस्ट का मतलब हम समझते हैं, हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो है हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो कॉस्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा है। कॉस्ट का मतलब क्या है, लाइक अगर सीजर है, कोई कोई कैंची है, उसकी कॉस्ट कितनी है, लाइक 25 रुपीज, 30 रुपीज, या फिर किसी पेन की कॉस्ट है 10 रुपए, या फिर किसी मतलब मिरर की, मिरर मतलब शीशा जो है नॉर्मल आता है छोटा सा, उसकी अगर कॉस्ट की बात करें तो वो 50 रुपीज का है, 100 रुपीज का है। तो इस प्रकार से हर एक प्रोडक्ट की ना एक अपनी कॉस्ट होती है। तो हम यहाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चीजों को मैनेज करना सीखते हैं, तो उसी में हमें पढ़ाया जा रहा है कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए या फिर कॉस्ट को कैसे घटाया जाए। ऐसा हम करते क्यों है, अभी समझ में आने लगेगा आपको जब हम टॉपिक समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉस्ट कंट्रोल को। तो कॉस्ट कंट्रोल नाम से ही समझ आ रहा है कि हम कॉस्ट को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कीपिंग कॉस्ट विद इन सेट लिमिट और बजट, हमें अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है उस कॉस्ट को सेट करना है, उसकी लिमिट को सेट करना है कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट सीजर्स बन रही हैं तो उसकी कॉस्ट जो है अगर उन्होंने सेट कर दी है कि 15 रुपए ही आनी चाहिए तो 15 ही आनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। आ रही है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कौन कौन से खर्चे बंद कर दे। उद्देश्य क्या है इसका, कॉस्ट कंट्रोल का सेकंड पॉइंट है, इसमें आता है टू एंश्योर एक्चुअल कॉस्ट डज नॉट एक्सीड द स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी कि जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट होती है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्ट से। ठीक है, ये चीज हमें समझनी है।
नेचर कैसा है इसका, प्रिवेंटिव इन नेचर है, कंट्रोल फ्यूचर कॉस्ट, हमें अपने फ्यूचर की कॉस्ट को कंट्रोल करना, और ये शॉर्ट टर्म एक्टिविटी रहती है, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड एंड कंपैरिजन होता है, रिजल्ट रहता है इसका कीप कॉस्ट अंडर कंट्रोल बट एट द सेम लेवल, हर एक लेवल पे इसकी कॉस्ट कंट्रोल जो होती है वो अंडर कंट्रोल रहनी चाहिए, फॉलोइंग बजट लिमिट्स। जो भी हम बजट बनाएंगे, कि मैंने अभी सीजर का एग्जांपल दिया, वो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल था। अब बात करते हैं कॉस्ट रिडक्शन के बारे में। अचीविंग अ परमानेंट डिक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट, कि पर यूनिट जब बन रहा है तो उसकी कॉस्ट में को डिक्रीज करना है, घटाना है, टू फाइंड न्यू मेथड टू लोअर द कॉस्ट परमानेंटली, कि हमें नए नए मेथड निकालने हैं सो दैट उसकी कॉस्ट जो है वो पहले के कंपैरेटिवली कम हो जाए। करेक्टिव एंड प्रोग्रेसिव इन नेचर रहता है, लॉन्ग टर्म होती है इसका टाइम पीरियड, और कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक दिन का काम नहीं है, लंबे समय तक चलने वाला काम है, बेस्ड ऑन इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट है। रिजल्ट कैसा रहेगा, रिड्यूस कॉस्ट परमानेंटली बिलो द एग्जिस्टिंग लेवल, यूजिंग ऑटोमेशन टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट, यानी कि जो लेबर की कॉस्ट है उसको हम कम कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि बिजली के बिल को मैं जाके कम करवा दूं तो मेरे लिए संभव नहीं है। कॉस्ट हम वहीं से घटा सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में होती है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कर सकते, लेबर को आप जरूर बैलेंस बना सकते हो, उसको आप कम कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा ऊपर भी देख लेते हैं कि ऊपर इन्होंने क्या समझाया था। तो कॉस्ट का मतलब ही क्या है, कॉस्ट मीन्स द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। मैं काफी डिटेल में पढ़ा रही हूँ, और कॉपी पेन लेके आराम से अपना कान में जो भी आपने लीड एयरपोर्ट्स जो भी लगाने हैं लगा के आराम से चुपचाप से सुनते रहो। तो कॉस्ट का मतलब ही क्या है कि कॉस्ट मीन्स द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और प्रोवाइड अ सर्विस। ऐसा नहीं होता कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक सीजर की बात कर लूं तो उसकी जो प्राइस है, उसका जो कॉस्ट है, बस उसी के बारे में बात करूं। सर्विस की भी एक अपनी कॉस्ट होती है। जैसे कि मैं अगर किसी को अपने एप्लीकेशन पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, लाइक नानक एजुकेशन पॉइंट के नाम से मेरा एप्लीकेशन है, तो उस पे अगर मैं क्लासेस देना स्टार्ट कर दूं तो मैं एक सर्विस दे रही हूँ, तो उसकी भी कोई फीस होगी, ठीक है, यानी कि कोई कॉस्ट होगी, कितने रुपए मैम चार्ज कर रही हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हर एक गुड्स की या हर एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस की अपनी एक कॉस्ट होती है। कॉस्ट का मतलब ही यही होता है, कॉस्ट टोटल एक्सपेंडिचर इनकम टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। और यहाँ पे बात करी गई है कि अगर मेरे को सीजर बनानी है या कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसको बनाने में जो खर्चा आ रहा है उसको हम कॉस्ट कहेंगे। इसके अंदर तीन तरह की कॉस्ट आती है, मटेरियल लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस आते हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सामान भी चाहिए। अगर सीजर बनानी है तो उसके लिए भाई सामान भी चाहिए, प्लास्टिक भी तो चाहिए होगा उसको साइड से कवर अप करने के लिए, पिन चाहिए होगी उसको बीच में से टक करने के लिए, एंड लेबर भी चाहिए जो इस पे काम करेगा। अदर भी बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे इसकी पैकेजिंग, जो प्लास्टिक की जो आती है सी की शेप की कट करके उसके बीच में सेंटर में ये लगी होती है। तो इस प्रकार से काफी सारे एक्सपेंसेस एक प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो इफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट कॉस्ट ₹100, देन द टोटल कॉस्ट फॉर 1000 यूनिट इज 1 लाख। देखो भाई, यहाँ कंपनी में या फैक्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक सामान तो बनता नहीं। एक यूनिट की कॉस्ट अगर ₹100 है और अगर हमें 1000 यूनिट्स बनाने हैं तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 into 100 हो जाएगा, देन यू विल गेट द 1 लाख। यानी कि जो प्रोड्यूसिंग टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है ₹1 लाख। ठीक है, बाकी कॉस्ट कंट्रोल ये सब मैंने आपको पॉइंट्स अभी समझाए हैं। अब अदर टाइप ऑफ कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट कितने टाइप की होती है। वैसे तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने ये पढ़ा है कई बार, लेकिन यहाँ पे भी क्वेश्चन है। फिक्स कॉस्ट नाम से ही समझ में आ रहा है ये चेंज नहीं होती है, ये फिक्स्ड ही रहती है, रिमेन कांस्टेंट कांस्टेंट रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट लेवल। भाई देखो, रेंट है, अब मान लो कि आपने कोई फैक्ट्री ली, ठीक है, किराए पे ली, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही, 10 दिन काम नहीं आया या 10 दिन प्रॉफिट नहीं आया, तो क्या आप रेंट पे नहीं करोगे, आपको रेंट देना ही पड़ेगा, ये फिक्स्ड है, आपका जाएगा ही जाएगा। सैलरी अगर वर्कर को जाएगी, लेबर को जाएगी तो जाएगी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट होता है जो चेंज हो सकती है, चेंजेस डायरेक्टली विद आउटपुट, आपके आउटपुट के हिसाब से चेंज होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल कच्चा माल। डायरेक्ट लेबर भी चेंज हो जाती है, अगर आपको लगता है कि आपका यहाँ काम कम हो गया तो आपका यहाँ पे अगर 10 लेबर काम करें तो आप घटा के 5 कर दो।
जहां आपका कच्चा माल पहले रॉ मटेरियल ज्यादा लग रहा था, अब प्रोडक्शन ज्यादा नहीं करना, तो आप उसे कम कर सकते हो क्योंकि वो आपके हाथ में कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो सकती है लेकिन फिक्स नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आता है सेमी वेरिएबल में क्या होता है, कुछ चीजें फिक्स होती है कुछ वेरिएबल होती है, कि नाम से ही समझ में आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब ये होती है इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, ये फिक्स भी होती है कुछ और कुछ चेंज भी हो जाती है। डायरेक्ट कॉस्ट में आता है जिसमें कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई विद अ प्रोडक्ट, कि आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से उसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हो, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। प्राइम कॉस्ट में आता है सारे डायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ दो, सॉरी इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है कैनॉट बी डायरेक्टली ट्रेस टू अ प्रोडक्ट पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। फैक्ट्री का रेंट है वो तो जाना ही जाना है, सुपरवाइजर की सैलरी है जानी ही जानी है, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। मतलब वो डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन में जो है, एक होता है कि प्रोडक्शन में डायरेक्टली दिखाई दे रही है, विजिबल है और सबसे मेन है, तो वो तो होती है डायरेक्ट कॉस्ट। एक होती है कि प्रोडक्शन में उसके बिना काम नहीं चलेगा लेकिन डायरेक्ट के बाद उसका नंबर आता है, तो वो है इनडायरेक्ट कॉस्ट। प्राइमरी में आता है, प्राइम कॉस्ट में आता है सारी डायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ दो, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब। फैक्ट्री कॉस्ट में आता है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सब आ जाएगा। टोटल कॉस्ट में तो आपको पता है सब कुछ ही आ जाता है, सम ऑफ ऑल द प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और सबको जोड़ दो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जिन्होंने कॉस्ट शीट पढ़ रखी है उनको ये अच्छे से आता होगा, और कॉस्ट शीट पढ़ने के बाद ही आप लोग जो है कॉस्ट कंट्रोल पे मतलब मैनेजमेंट पे आए होगे। टाइप ऑफ कॉस्ट कंट्रोल में जो आता है वो आता है आपके बजटरी कंट्रोल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं, तो ये हम समझते हैं। बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग कॉस्ट थ्रू बजट फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक प्रोडक्शन एंड सेल्स एक्सेट्रा। होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट से नहीं चलती, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन का, सेल्स का, एचआर का, फाइनेंस का, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो बजटरी कंट्रोल नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ बजट को कंट्रोल किया जा रहा है, यानी कंट्रोलिंग कॉस्ट थ्रू बजट फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट में जा जाके कॉस्ट को कंट्रोल करा जा रहा है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आता है सेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसमें क्या होता है, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेट करा जाता है, फिर कंपेयर किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट के साथ, पता लगाया जाता है कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ठीक है, वेरिएंस मतलब डिफरेंस कहाँ आ रहा है। नेक्स्ट आता है मटेरियल कॉस्ट, ये तो नाम से क्लियर है, मटेरियल रिलेटेड है ये। कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अब यहाँ पे मटेरियल आपको पता है दिमाग लगाना है, मान लो पेपर में आप भूल भी गए ना कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मटेरियल कॉस्ट में एक शॉर्ट नोट आ जाता है, लेट सपोज मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का, तो वो मैं कैसे लिखूं या किस तरीके से लिखना पड़ेगा, तो आपको दिमाग लगाना है। मटेरियल, मटेरियल में क्या क्या आता है, उसी को ही कंट्रोल करा, उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करा जा रहा है। जैसे कि मटेरियल में आपका कच्चा माल आता है, स्टॉक लेवल आता है, रीऑर्डर पॉइंट्स आता है, एबीसी एनालिसिस आता है। जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छे से पढ़ा उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जिनको नहीं आ रहा वो पहले कॉस्ट वाली थोड़ा समझ लेना, ओवरव्यू देख लेना वन शॉट से, फिर इजीली समझ आएगा। वैसे तो मैं यहीं पे अच्छे से करवा रही हूँ जिनको नहीं भी आता तो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में आता है कि भाई रॉ मटेरियल जो है ना उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करा जा रहा है। लेबर कॉस्ट में लेबर टाइम है, ओवर टाइम है, उसकी एफिशिएंसी है, उसको कंट्रोल करना। ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल में आता है, जैसे वेस्टफुल फैक्ट्री जो होते हैं ना उसको रिड्यूस करना, सेलिंग ओवरहेड्स को कम करना, ये सारी चीजें ना कम करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर चीज अगर ज्यादा ज्यादा होने लगेगी तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, प्रॉफिट नहीं तो ग्रोथ नहीं, ग्रोथ नहीं तो कंपनी डूबेगी। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ तो यही समझ में आएगा आपको। अब मान लो कि हम लोग अपने घर में रहते हैं, ठीक है, हमने कभी अपने घर के राशन पे कभी ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं पता होता कि आलू कितने रुपए किलो मिल रहे हैं, प्याज कितने रुपए किलो मिल रहे हैं, चाय पत्ती का मम्मी पैकेट कितने का ला रही है। तो वो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सब काम अभी आपके पेरेंट्स के हैं, क्योंकि आपका पेरेंट्स ही बजट बनाते हैं और आपके पेरेंट्स ही ये सारा सामान लेकर के आते हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और मेरे साथ भी हो जाता है, कई बार होता है कि मेरे को भी एक आध चीज का रेट नहीं पता, तो मोस्टली तो वैसे तो मैं मार्केट जाती रहती हूँ, मुझे सबके रेट्स पता होते हैं, बट एक आध चीज हो जाती है कभी कभी। जैसे मान लो हम 10-15 दिन बाहर मार्केट नहीं गए, हमारे पेरेंट्स लेकर आ गए, तो हमें नहीं पता होता उस चीज का भाव कितना है या रेट कितना है। तो एक जनरल सा टॉपिक समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को मैं। तो होता क्या है कि हमें नहीं पता, तो मान लो कि हम अपने पेरेंट्स को ये कह दें कि चाय पत्ती के 4 पैकेट ले आना, चीनी के 6 पैकेट ले आना, मतलब हर चीज हम मंगवाई जा रहे हैं।
और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज करे जा रहे हैं, वेस्टेज करे जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? जो हमारे फादर या मदर की सैलरी आती है या जो भी इनकम है वो वेस्ट हो रही है एक तरीके से। जैसे मान लो कि हम चाय पत्ती है, ठीक है, चाय पत्ती में हम ज्यादा जो है बहुत ज्यादा महंगी चाय पत्ती यूज कर रहे हैं, या फिर एक चम्मच डालने के बजाय हम 4 चम्मच एक्स्ट्रा डाल रहे हैं जिसका कोई यूज नहीं है, या फिर वो हमारे हाथ से गिर जाती है या बार बार गिर रही है, या फिर लेट सपोज हम कोई भी एग्जांपल इसका ले सकते हैं, जो चीज एक्स्ट्रा है जो हमें यूज भी नहीं करनी वो भी हम ला ला के रख रहे हैं अपने घर में, तो ये एक तरीके का वेस्टेज है। इसी तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये वेस्टेज बताया जाता है कि जैसे कि अगर मान लो स्टेशनरी का सामान है, जहां हमें एक स्टेपलर की जरूरत है वहां हम इकट्ठे 5-6 उठा के ले आए जिसका कोई काम है नहीं, लेकिन फिर भी हम ले आए हैं, तो ये वेस्टेज वाले काम है। ठीक है, लेबर में भी क्या है कि लेबर का जो टाइम है वो ज्यादातर अपने फोन में यूज करी जा रहा है, तो उसको उसके टाइम को करना है, मैनेज करना है, ओवर टाइम पे लगाना है, उसके अंदर एक ऐसा कुछ क्रिएट करना है कि वो काम ज्यादा करे। ठीक है, हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन ज्यादा दे, ये नहीं कि फोन चला रहा है या फिर 2 घंटे काम करके वो 3 घंटे 2 घंटे जो है रेस्ट कर रहा है, ये वाले काम नहीं होने चाहिए। कॉस्ट रिडक्शन के टाइप में आता है मटेरियल कॉस्ट रिडक्शन, यानी कि मटेरियल की कॉस्ट में रिडक्शन हो रहा है, जैसे कि यूज ऑफ चीपर सब्स्टिट्यूट, बल्क परचेजिंग और रिड्यूसिंग वेस्टेज। यानी कि इन्होंने हमें यहाँ पे क्या समझाया कि मटेरियल की कॉस्ट को कैसे आप कम कर सकते हो। आप चीपर सब्स्टिट्यूट को इस्तेमाल करो, ज्यादा से ज्यादा बल्क चीजें खरीदो, क्योंकि रिटेल की चीजें थोड़ी महंगी मिलती हैं। अब जैसे मान लो कि चाय पत्ती का ही मैं एग्जांपल ले रही थी घर में आपके, ठीक है, अब मान लो कि बच्चा बार बार गिरा रहा है तो हमें जगह बदलनी चाहिए। ठीक है ना, वेस्टेज अगर रोज रोज करते रहेंगे तो ये वेस्टेज है, ये हमारी इनकम की वेस्टेज है। और एक और अनदर एग्जांपल है, जैसे मान लो चाय पत्ती का मैंने एग्जांपल लिया, होता है कि हम जब छोटे छोटे 100 ग्राम के पैकेट खरीदते हैं या 200 ग्राम का चाय पत्ती का पैकेट खरीदते हैं, तो जनरली वो हमें उस टाइम पे तो सस्ता लगता है, लेकिन अगर हम उसका एक बिल बनाएं या बजट बनाएं कि अगर हमारे घर के अंदर जो है किसी की चाय पत्ती ज्यादा यूज होती है, जैसे दिन में सुबह शाम चाय बन रही है, कभी किसी के तो दोपहर में भी बन जाती है, 3 टाइम भी बन जाती है, तो ये हर घर का अपना एक रूटीन है। मैं चाय पत्ती का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि काफी ज्यादा यूज हो जाती है ये प्रोडक्ट, चीनी तो ठीक है यूज होती है, चाय पत्ती भी होती है। तो मेजर जो मेरा जो पॉइंट है वो यही है कि अगर हमारे घर में अगर मान लो कि चाय पत्ती हमें पता है कि दिन में 100 ग्राम की या 200 ग्राम की पत्ती का पैकेट डेली लगता है, तो हम रोज लेने जा रहे हैं, हमें वो तो सस्ता लग रहा है, लेकिन अगर हमें इकट्ठा बल्क में लेकर आए तो हमें सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ हम अपनी कॉस्ट को बचा सकते हैं, बच सकते हैं वेस्टेज से। नेक्स्ट आता है लेबर कॉस्ट रिडक्शन, जिसमें क्या होता है लेबर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाता है ताकि उसको ट्रेनिंग दे, ऑटोमेशन दे, ताकि वो अपने स्किल को बढ़ाए ना। अगर मान लो कि एक सुस्त सा लेबर हम लेकर आ गए, जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि वो काम कर नहीं रहा है और काम करने के बाद जो है उसको ब्रेक भी 1 घंटे का चाहिए जिसमें वो फोन ही चला रहा है, तो वो वाली चीज हमें नहीं चाहिए। ओवरहेड कॉस्ट रिडक्शन में आता है बेटर लेआउट, एनर्जी सेविंग एंड एफिशिएंट सुपरविजन होना चाहिए। सही तरीके का सुपरविजन भी होना चाहिए, जैसे कि मैंने घर का चाय पत्ती का एग्जांपल दिया था कि बच्चा है जो है वो डेली जो है उसको चाय पत्ती का डब्बा सामने दिख जाता है या कोई ग्रोसरी का सामान दिख जाता है तो वो उठा के बाहर फेंक देता है या गिरा देता है, तो भाई उसको उस चीज से जो है हटाना है। तो इसी प्रकार से जो है सुपरविजन इज मस्ट, सुपरविजन जो है वो सबसे बेस्ट होता है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक बेस्ट सुपरवाइजर होता है तो हमारे को डर रहता है, ये रहता है कि हमारे सर पे कोई खड़ा है जो हमें देख रहा है, तो हम जो है अपनी एनर्जी को भी सेव कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन रिडक्शन में आता है सिंप्लीफाइड डिजाइन करना, मटेरियल यूजेस को भी रिड्यूस करना। प्रोसेस इंप्रूवमेंट में आता है नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, और हमें जो है प्रोडक्शन रिलेटेड चीजें सीखनी पड़ती हैं। शॉर्ट में कर लेना जिनको नहीं आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैंने काफी डिटेल में कराया है। कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग होता क्या है? कॉस्टिंग एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम एसेंटेन करते हैं एंड रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट को ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, जितने में गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं या फिर हमने कितने किसी को सर्विस दी है, जो कि हमें मदद करती है हाउ मच ईच प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है वो कितने का है, या वो जॉब या वो प्रोसेस कॉस्ट टू प्रोड्यूस की उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट हमारी आ गई है, वो ही हमारी कॉस्टिंग है। जैसे यहाँ उन्होंने एग्जांपल दिया है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज 1 लाख फॉर 1000 यूनिट, देन कॉस्ट पर यूनिट है 100 रुपीज। ये एग्जांपल ऊपर भी दिया था मैंने। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, एक टेक्निक है जिसमें हम कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, जिसमें हम ना कंपेयर करते हैं, किसको कंपेयर करते हैं, दैट कंपेयर एक्चुअल कॉस्ट विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी कि जो हमारी कॉस्ट एक्चुअल में आ रही है
और जो हमने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स करी थी, उन दोनों को कंपेयर करके डिफरेंस पता लगाना ही हमारा वेरिएंस है, जो मैंने ऊपर भी आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी फीचर की बात कर लेते हैं। तो फीचर में क्या क्या आता है? तो सबसे पहला फीचर जो आता है इसका, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट स्टैंडर्ड आर सेट फॉर ईच ऑपरेशन। हर एक ऑपरेशन के लिए इसकी कॉस्ट को फिक्स करा जाता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज रिकॉर्डेड, और जो एक्चुअल परफॉर्म हुई है चीजें उसको भी खाते में रिकॉर्ड करना है। डिफरेंसेस निकालने हैं और एनालाइज करना है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं या जब आते हैं तो हम टाइम टेबल बनाते हैं कि हमने 10 घंटे पढ़ाई करनी है, और जब हमारा रिजल्ट आ जाता है या जब हम पढ़ रहे होते हैं, हमने सोचा था हमारे 90% आने चाहिए, और जब रिजल्ट आया तो वो आए हमारे 80%, तो यानी कि डिफरेंस आ गया, यानी कि हमारी प्लानिंग में कुछ गड़बड़ थी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी जो है कॉस्ट के ऊपर डिफरेंस निकाल रहे हैं, कि पता लगा रहे हैं कि कहाँ कहाँ डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट, की कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। कौन कौन मदद करता है? मदद करता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, और एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है कि हमें पहले ही पता लग जाता है कि हमारे वर्कर ने यहाँ गड़बड़ करी है, या यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, या ये वेस्टेज हो रही है, उसको करेक्ट कर लो। उद्देश्य क्या है? कॉस्ट कंट्रोल होती है, वेस्टेज का पता लगता है, बजट भी प्रिपेयर होता है इससे, एंड डिसीजन भी हम मेक कर पाते हैं। इसके फायदे क्या है? इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल में मदद करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स यहाँ नीचे दिए गए हैं। improve efficiency and productivity। थर्ड आता है फैसिलिटेट बजटरी कंट्रोल। फोर्थ आता है सिंप्लीफाई डिसीजन मेकिंग एंड प्राइसिंग। ठीक है, तो भाई डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? सेटिंग स्टैंडर्ड इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है उसके फायदे तो है, लेकिन उसका नुकसान भी है कि ये एक तरीके का टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लगता है और कॉस्टली भी पड़ता है। मेरे नॉट सूट स्मॉल फर्म, छोटी फर्म के लिए नहीं बना है, क्योंकि काफी खर्चा हो जाता है इसके ऊपर। फ्रीक्वेंट चेंजेस भी प्रोडक्शन में देखने पड़ते हैं, जो कि लेस एक्यूरेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना, वैसे तो मैं आपको एग्जांपल समझा चुकी हूँ, बट इन्होंने एक अच्छा एग्जांपल दिया जो अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट जो है वो थी 10 रुपए पर यूनिट, और हमने डिसाइड तो करी थी कि एक प्रोडक्ट को बनाने में जो है पर यूनिट की कॉस्ट 10 रुपए आएगी, लेकिन जब हमने उसको बनाया तो वो बन के 12 रुपए में पर यूनिट पड़ी। तो 2 रुपए का जो एडवर्स आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है रेशियो का। रेशियो के टाइप्स क्या हैं, एंड आईटीआर आईसीआर क्या है? तो बेसिकली रेशियो हम लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़ा था, अकाउंटेंसी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, और आज भी हम अकाउंट्स का ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बट वो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा था, एंड आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो रेशियो का कॉन्सेप्ट फिर से वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी बदलाव नहीं है। तो ratio means a numerical relationship between two related accounting figures. It help in understanding the financial position and performance of a business. रेशियो का मतलब होता है एक न्यूमेरिकल रिलेशनशिप, एक न्यूमरिक जो होता है उसका रिलेशनशिप बताता है, किसके बीच का बताता है? कोई भी टू रिलेटेड अकाउंटिंग फिगर्स के बीच का। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। ये बोलता है कि ये जो है वो मदद करता है, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये हमें अंडरस्टैंड कराता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है एंड परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रही है, वो हमें रेशो हमें कैलकुलेट करके बताती हैं। यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो आप पढ़ भी सकते हैं और एग्जाम में ज़रूर लिखें अगर रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्योंकि इग्नू के जो भी बच्चे होते हैं उनको मैथ्स के अंदर भी या अकाउंट्स के अंदर भी कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं जो कि लिखनी पड़ती हैं, और एग्जाम्पल भी खुद ही देना पड़ता है। तो हमने भी अपनी साइड से एग्जाम्पल जो है वो लिया है, और ईजी लिया है ताकि आपको ईजिली समझ आए जिन बच्चों को रेशियो चैप्टर याद नहीं है। A ratio is a mathematical comparison between two number which shows the quantitative relationship। फिर से वही बात, एक मैथमेटिकली कंपैरिजन किया जाता है टू नंबर्स के बीच का, जो कि हमें दर्शाता है उनके बीच का रिलेशनशिप। लेट सपोज करंट एसेट्स जो है एक कंपनी की वो 2 लाख हैं और करंट लायबिलिटी 1 लाख है।
तो हमें पता होना चाहिए कि जब हमें जो है रेशो निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है CA अपॉन CL, यानी कि करंट एसेट को आपको जो है अपॉन में करंट लायबिलिटी करना होता है। मैं यहाँ मेंशन करती हूँ, देखो CA अपॉन CL, ठीक है। तो यानी कि 2 लाख को डिवाइड देना है 1 लाख से, देन आपकी रेशो आ जाएगी 5 जीरो से 5 जीरो जो होती हैं नीचे की वो सारी कट जाएंगी और बचेगा क्या 2:1, यानी कि रेशो में ही आंसर आता है। ठीक है, ये तो मैं मानती हूँ कि आपको ये छोटी सी चीज़ें पता होंगी कि रेशो में कैसे लिखते हैं। और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ लिक्विडिटी रेशियो की। तो लिक्विडिटी जो होती है, टाइप ऑफ रेशियो की अगर बात करूँ तो वो होता है करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ठीक है। जिसमें इसका पर्पस होता है टू मेजर, हमें क्या पता लगाना है, टू मेजर द फर्म एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, की क्या हमारी जो फर्म है वो उतनी जो इतनी कैपेबल है, इतनी एबिलिटी उसके पास है क्या कि वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाए। तो तो यहाँ पर जो है सबसे पहला कैटेगरी आती है लिक्विडिटी रेशो। तो लिक्विडिटी रेशो में जो टाइप्स होते हैं वो 2 तरह के टाइप्स होते हैं, एक होता है करंट रेशो, एक होता है क्विक रेशो, यानी 2 तरीके की लिक्विडिटी रेशो होती है और दोनों को ही कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर्मूला अभी यहाँ नहीं लिखा, अभी पहले आप सिर्फ और सिर्फ मैं आपको रेशो बता रही हूँ, रेशो के कितने टाइप्स हैं वो बता रही हूँ और इसका पर्पस क्या है कि हम इसको कैलकुलेट क्यों करते हैं। फॉर्मूले के लिए मैंने ना एक अलग से वीडियो बना रखा है, ठीक है, आप चेकआउट करना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था और मैंने ना अपने खुद के फॉर्मूले बनाए थे, तो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर करे थे। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वीडियो वो जाकर देख लेंगे, बाकी मैं फॉर्मूले का जो वीडियो है वो आप लोगों को शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पर। तो सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो जो होती है वो करंट रेशियो और क्विक रेशियो की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें 2 तरह की लिक्विडिटी रेशियो 2 टाइप्स की होती है, करंट एंड क्विक। दोनों को ही कैलकुलेट करा जाता है, ये पता लगाने के लिए कि जो फर्म जो है उसकी इतनी एबिलिटी है क्या कि वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाए या ना कर पाए। तो वो पता लगाया जाता है लिक्विडिटी रेशियो की मदद से। सेकेंडली आता है सॉल्वेंसी रेशियो आता है, जिसको हम डेट इक्विटी रेशियो भी कहते हैं एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी, ICR भी हम इसको कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, टू मेजर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसके अंदर हम लेकर आते हैं, क्योंकि होता पता है क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो हमें ये बताता है कि जो लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको हम जो है मेज़र कर पाएँ, वो सॉल्वेंसी रेशियो बताते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो के 2 टाइप्स होते हैं, वन इज़ डेट इक्विटी रेशियो एंड सेकंड जो होता है वो होता है ICR, यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है। उसके बाद बात करूँ एक्टिविटी रेशियो की, जिसको हम टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो भी इसका टाइप है, डेटर टर्नओवर रेशियो इसका टाइप है एंड क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी इसका टाइप है। किसका, एक्टिविटी एंड टर्नओवर रेशियो का। इसको हम कैलकुलेट इसलिए करते हैं ताकि टू मेजर एफिशिएंसी इन यूजिंग एसेट्स, की हम मेजर करना चाहते हैं, एफिशिएंसी चेकआउट करना चाहते हैं कि जो भी हम एसेट्स यूज़ कर पा रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होती है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इसका पार्ट है, मतलब इसका टाइप है। नेट भी है, नेट प्रॉफिट रेशियो भी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी है एंड इसको यूज करने का पर्पस क्या है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, टू मेजर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, कि हम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर पाए और इसकी एफिशिएंसी को चेक कर पाए। ठीक है, तो फॉर्मूले देखो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, ITR का दिए थे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का यहाँ पे बताया गया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शोज हाउ मेनी टाइम इन्वेंट्री इज सोल्ड एंड रिप्लेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, कि पूरे पीरियड के अंदर, जो पूरा पीरियड होता है हमारा फाइनेंशियल पीरियड जो भी होता है, जो भी हम अपने अकाउंट्स में लेकर के चलते हैं, मैं इतना तो मानती ही हूँ कि आपको ये तो पता ही होगा कि हम कौन सा फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं अपने अकाउंट्स में, क्योंकि आप लोग 11th क्लास से अकाउंट्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शो हाउ मेनी टाइम इन्वेंट्री सोल्ड, कि कितने टाइम्स इन्वेंट्री बिकी है, सोल्ड हुई है और रिप्लेस हुई है एक पूरे गिवन पीरियड के अंदर। तो ITR का ना एक फॉर्मूला होता है, जब मैं ITR बोलूंगी तो मतलब है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की मैं बात कर रही हूँ।
एंड सीओजीएस जो होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होंगी, नहीं पता तो साथ साथ लिखते रहो। जिनके पास भी इसका प्रिंट आउट निकाल रखा है वो पेन से पेंसिल से साइड में लिख लिया करो, सो दैट जब अपने एग्जाम से पहले जब आप रिवीजन करोगे वहां पर इसको लेकर के जाओगे तो वहां पे ये छोटी छोटी चीजें अगर साइड में लिखी होंगी ना, तो आपके माइंड में भी जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो माइंड में सेट रहेंगी, और जब आप एग्जाम में रिवाइज करोगे तो वो भी काम करेगी। तो सीओजीएस में आता है, यानी कि सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री करना एक एवरेज लेना होता है। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में मान लो कि एवरेज इन्वेंट्री गिवन नहीं है आपको, तो आपको पहले एवरेज इन्वेंट्री निकालनी होगी। जैसे ही वो निकल जाएगा फिर आप यहाँ पे पुट करके आईटीआर निकाल सकते हो। ठीक है, ये उस केस के लिए बता रही हूँ जहाँ पे साधारण सी एवरेज इन्वेंट्री नहीं दे रखी। ठीक है, तो एवरेज के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। अब मान लो कि आप पेपर में भूल जाते हो कि भाई एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालना था, फॉर्मूला हम भूल गए। कई बार क्या होता है कि हमें आईटीआर का फॉर्मूला बहुत इजीली याद रहता है क्योंकि उसमें सीओजीएस आ रहा है, तो हमने मान लो कोड बना लिया, बट एवरेज इन्वेंट्री याद नहीं है कि कैसे निकालनी है। तो एवरेज आपको पता ही होता है कैसे निकाली जाती है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करना है। इतनी बात याद रखनी है, बाकी सब याद रह जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर आपकी आईटीआर हाई है तो यानी कि फास्ट मूविंग गुड्स है, यानी एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, और अगर आपकी आईटीआर लो आ रही है दैट मींस स्लो मूविंग स्टॉक है, आपका स्टॉक जो है वो मूव कर रहा है स्लोली, ओवर स्टॉकिंग है, पुअर सेल है, सेल अच्छी नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ना इन्होंने हमारे को क्या क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, वो हम एक बारी देखना चाहते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सीओजीएस हमें 5 लाख गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री हमें 1 लाख गिवन है। मतलब इसमें क्या है, इसमें कैलकुलेट नहीं करना, इसमें ऑलरेडी दे रखा है। अब मान लो कि मैं अपनी साइड से मान के चलती हूँ कि इन्होंने एवरेज इन्वेंट्री नहीं दिया और आपको ओपनिंग और क्लोजिंग का दे दिया है अमाउंट। लेट सपोज 5 लाख ओपनिंग था एंड 5 लाख ये आपका क्लोजिंग था, लेट सपोज। तो दोनों को प्लस करेंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेटर दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, मतलब मैंने अपनी साइड से क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। और अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, तो हमें तो सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करना है। हमें ये दोनों चीज़ ही गिवन है तो इसका अभी रोल नहीं है, क्योंकि ये हमें जो है ऑलरेडी दे रखा है। तो हमने क्या करना है, नीचे गए हम, यहाँ पर इन्होंने क्या करना है, यहाँ पे लिखा भी है, इन्होंने लिखा है जैसे सीओजीएस ऊपर आता है तो 5 लाख ऊपर आया और नीचे आएगा 1 लाख, ठीक है। तो 50 से 50 तो कैंसिल आउट हो जाती है, बचा गया 5/1। तो यानी कि आईटीआर कितना आ रहा है, 5 टाइम्स आ गया। और क्योंकि हमारा जो आईटीआर निकलता है वो टाइम्स में निकलता है, ठीक है। यहाँ लिखा भी है कितने टाइम्स, तो आंसर जो आएगा वो टाइम्स में आएगा। और कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ना आंसर निकाल देते हैं लेकिन ये टाइम्स लिखना भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी नंबर डिडक्ट होते हैं, ठीक है। तो यानी इन्वेंट्री सोल्ड एंड रिप्लेस 5 टाइम अ ईयर। तो इस तरीके से हमें जो है समझ आता है। इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो इन्वेंट्री की एफिशिएंसी भी मेजर होती है, ऑप्टिमल स्टॉक लेवल भी इससे मेंटेन रहता है एंड वर्किंग कैपिटल भी मैनेज रहती है। तो आईसीआर क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशो अब क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो आईसीआर मेजर करता है कंपनी की एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट ऑन इट्स बोरो फंड। यानी कि अब यहाँ पर आप सोचोगे कि मैं ना आप लोगों को इस तरीके से पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने अकाउंट्स पहले से पढ़ रखी है पर इतना नहीं ध्यान, तो भी ऐसा ही पढ़ा रही हूँ कि इजीली समझ में आए, क्योंकि भाई मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, ठीक है। आपको बस पेन पेंसिल उठा के अपने कान में ईयरपॉड्स वगैरह जो भी लगाने लगा के आराम से एक शांत जगह पे बैठ जाओ, सो दैट आपको चीजें ना आराम से समझ में आए, ठीक है। तो देखो भाई, आईसीआर का मतलब क्या है कि एक कंपनी की एबिलिटी चेक हो रही है। अब आप सोचोगे कि कंपनी की एबिलिटी क्यों चेक हो रही है, हमें क्या ज़रूरत है कि कंपनी की एबिलिटी चेक करने की, या फिर कंपनी के अंदर कितनी बार सामान जा रहा है, या फिर वो कंपनी जो है वो छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर बात क्यों हो रही है? क्योंकि कंपनी हर जब एक छोटी-सी एसेट के ऊपर भी कैलकुलेशन करती है, जो कि सोफ़ा पड़ा है, उसके ऊपर भी डेप लग रहा है, नहीं लग रहा, ठीक है? तो इतनी छोटी-छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है, लाइक प्रिंटर है, उसको भी एसेट के तौर पे रिकॉर्ड किया, या फिर सोफ़ा पड़ा है, फर्नीचर पड़ा है, तो इन छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर भी जब हम कैलकुलेशन लगा सकते हैं, जो कि ऑलरेडी पड़ी है, एक बार आ गई है, तो सोचो कि हम ये क्यों नहीं पता लगाएँगे कि जब हमने किसी से बोरो किया है फंड,
तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट पे करने की एबिलिटी हमारे फर्म के पास क्षमता इतनी है या नहीं है। क्योंकि अगर हम एक बार बोरो करेंगे और इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो दूसरी बार हमें कोई फंड नहीं देगा, हम बोरो नहीं कर पाएँगे। तो आप सोच सकते हो कि अकाउंट में हर एक छोटी चीज़ों की एंट्री कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वही छोटी-छोटी कैलकुलेशन हमारे प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ को भी शो करती है, फाइनेंशियल पोजीशन को भी एग्ज़ैक्टली दिखाती है। तो आईसीआर का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को मैं शॉर्ट में आईसीआर बोलूँगी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ये उन बच्चों के लिए पीडीएफ बनाई गई है जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है एग्ज़ाम से पहले वन शॉट देखने का भी, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉइंट पे पास होना चाहते हैं, तो उनको प्रैक्टिकल, न्यूमेरिकल और ये सब तरीके के फ़ॉर्मूलेज़, फॉर्मेट, फ़ॉर्मूला, थ्योरी सब इसी के अंदर है, ठीक है? तो मेजरली क्या होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, कि आपने इंटरेस्ट एंड टैक्स पे करने से पहले पहले कितना कमा लिया, अपॉन में इंटरेस्ट जो आपको एक्सपेंस हुआ है, जो भी आपने इंटरेस्ट जो है वो एज अ एक्सपेंस आपने दिया है, ठीक है? तो ये छोटी सी चीज है जो कि दोनों फॉर्मूले में मेंशन्ड है, ठीक है? तो समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से रहेगा, दोनों को फिर डिवाइड देना। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन करी है, हाई आईसीआर जो होता है वो हमारी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। क्यों दिखाता है? द फर्म कैन ईजिली पे इंटरेस्ट, की फर्म के पास इतनी क्षमता है कि वो अपने इंटरेस्ट को चुका सकती है, ठीक है? इतनी कैपेबल है। लो आईसीआर आएगा दैट मीन डिफिकल्टी होगी इन मीटिंग इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल रिस्क भी है कि हम लोग पे करने में ही, इंटरेस्ट पे करने में हमें दुविधा आ रही है। और आईबी ईबीआईटी जो दे रखा है वो क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख, इंटरेस्ट 1 लाख। तो किस तरीके से कैलकुलेशन होगी? अब आते हैं हम अपने फॉर्मूले पे। तो ईबीआईटी हमारे को ऑलरेडी गिवन है 4 लाख, मैं यहाँ लिखती हूँ, ये हो गया 4 लाख, ठीक है? अब हमारे को जो है ऑलरेडी क्या गिवन है? इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट नीचे आना था वो आ गया नीचे 1 लाख, ये हो गया, कॉमा लगा दिया। तो ये 5 जीरो से 5 जीरो कैंसल आउट होती है, बचा गया 4/1 जो कि रेशियो में आएगा 4 टाइम्स, आंसर भी टाइम्स में आएगा, तो यानी 4 टाइम्स इन द फॉर्म अर्न 4 टाइम मोर देन इट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ठीक है? तो मेजरली यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस बताए गए हैं इसके ईबीआईटी के, ईबीआईटी के। तो मेजरली इसमें नहीं सॉरी, इसके अंदर जो हम बता रहे हैं, जो हमें जो इम्पोर्ट सॉरी एक मिनट, ये ना इरेज कर देती हूँ, पेन चल गया ना, एक मिनट, एक मिनट। ये हो गया अब इरेज, ठीक है? पेन, ठीक है? तो इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर हमें ये समझाया गया है कि जो आईसीआर है उसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली बात आती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेजर कर रहा है, आपको पता लग ही रहा है कि रिस्क है या नॉर्मल है, वो पता लगा देगा। एंड हेल्प्स लेंडर असेस क्रेडिट रिस्क भी है या नहीं वो भी बता देगा। यूजफुल है हमारे मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में, आगे पता लगता रहेगा। वैसे तो मैंने डिटेल में करा दिया, जिन बच्चों को लगता है कि वो ज़्यादा नहीं लिख सकते तो फिर वो ये डिफरेंस कर लेना, वो डिफरेंस जो मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया सेम वही है, टाइप्स वगैरह लिखने हैं इसके और मीनिंग था, ठीक है? नेक्स्ट आता है प्राइसिंग डिसीजंस, ठीक है? प्राइसिंग डिसीजन जो है वो होता है एक्सटर्नल फैक्टर। मीनिंग ऑफ प्राइसिंग डिसीजन, प्राइस को डिसाइड करने के क्या क्या वे हैं, ठीक है? तो प्राइसिंग डिसीजन मीन्स डिटरमाइनिंग द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट और सर्विस विल बी सोल्ड टू कस्टमर, ही कि हम किस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर को बेचेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला आता है एक्सटर्नल फैक्टर। कौन कौन से बाहरी फैक्टर हैं जो हमारे प्राइस के डिसीजन मेक को इफेक्ट करते हैं, मतलब बाहर से वो इफेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से हम अपने प्राइस को डिसाइड कर पाएंगे। वो बोल रहा है कि डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, हम ये भी देखेंगे कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। व्हेन डिमांड इज हाई प्राइसेस कैन बी इंक्रीज, जब डिमांड ज्यादा है तो आप अपने प्राइस को बढ़ा सकते हो। फेस्टिवल सीजन डिमांड अलाउ हायर प्राइसेस, अब दिवाली आ जाए, ठीक है? तो आपको पता है कि रंगोली के जो कलर्स हैं वो महंगे ही बिकेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सस्ता भी मिल जाएगा, डेकोरेशन का सामान सस्ता भी मिल जाएगा, लेकिन उस टाइम पे महंगा मिलता है क्योंकि वो हमारे सीजन की बात हो रही है। उस टाइम पे उस फेस्टिवल, प्रॉपर एक फेस्टिवल के लिए बनाया गया है, तो वो महंगा ही मिलेगा। कंपटीशन भी मैटर करता है, जैसे प्राइस वॉर इन टेलीकॉम, जियो, एयरटेल एक्सेट्रा, ये अभी आप देख भी रहे होंगे। The number and strength of the competitor greatly affect pricing, यानी the firm often set prices equal to higher or lower than competitor depending upon the strategy। हर एक फर्म की अपनी एक स्ट्रैटेजी है कि वो अपने कॉम्पिटिटर के प्राइस बराबर रखता है, उससे कम रखता है, उससे ज्यादा रखता है, ये उसकी स्ट्रैटेजी है। लेकिन एक एग्जांपल जियो और एयरटेल का मैंने आपको दे दिया,
नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। गवर्नमेंट में कंट्रोल और फिक्स और एसेंशियल गुड्स, गवर्नमेंट फिक्स भी कर देती है एंड कंट्रोल भी कर पाती है कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स की चीज़ों पे, जैसे टैक्स है, प्राइस सीलिंग है, और उसके बाद आपका एग्जांपल है प्राइस कंट्रोल ऑन मेडिसिन, एलपीजी एक्सेट्रा, ये सारे प्राइस कंट्रोल में आते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में आते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशन में आता है इनकम के लेवल, हर एक इंसान के इनकम लेवल, प्रेफरेंस, परसेप्शन, ये सब चीज़ें उस पे डिपेंड करती हैं कि वो किस प्राइस पे इन्फ्लुएंस हो जाता है। जैसे लग्जरी गुड्स कैन बी प्राइस हाई ड्यू टू ब्रांड इमेज। अगर मैं लग्जरी गुड्स की बात करूँ, लग्जरी गुड्स में लाइक बीएमडब्ल्यू हो गई, आपकी रोलेक्स की वॉच हो गई, या फिर कोई ब्रांड का गुच्ची का, या फिर कोई शनैल का, या फिर आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जो भी ब्रांड के जो भी प्रोडक्ट्स है ना, उनकी ब्रांड इमेज की वजह से वो लग्जरी गुड की वजह से हाई प्राइस के होते हैं और लोग लेते भी हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कंडीशन भी डिपेंड करती है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन प्राइस राइज ड्यू टू हायर कॉस्ट, आपको पता है महंगाई की वजह से प्राइस ज़्यादा भी होते हैं। रिसेशन आ जाए तो सेल गिर जाती है, टू मेंटेन सेल मैनेज रहती है, कम रहती है। डिस्काउंट ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन, अगर डिस्काउंट भी रहता है इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से। मार्केट कंडीशंस है जैसे कि मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये आपको पता ही होगा कि मोनोपोली में कंपनी खुद ही अपना प्राइस सेट करती है, और कंपटीशन में क्या होता है, मार्केट डिसाइड करती है प्राइस कि किस प्राइस में बिकना चाहिए। तो आपके लिए 6 पॉइंट्स वैसे इनफ थे। ठीक है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हो। तो वही सारे पॉइंट्स हैं जो कि समरी टेबल है, ये एक तरीके का समरी टेबल है। जिनको ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना वो ये पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग एमए सीए एफए का डिफरेंस है, जो कि काफी ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ चुके हैं, कॉस्ट भी पढ़ा चुकी हूँ, मैनेजमेंट की बारी है, क्योंकि मैनेजमेंट इन सीरीज के बाद ही आता है। और कई बार क्या होता है, इग्नू के अंदर तो साथ में ही दिया गया है कॉस्ट और मैनेजमेंट को, मतलब एक ही सेमेस्टर में या एक ही ईयर में दिया गया था। तो बाकी कई यूनिवर्सिटीज का अलग अलग है। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोगों ने जो है तीनों में से अभी सिर्फ फाइनेंशियल ही पढ़ा है। ठीक है, कॉस्ट और अकाउंटिंग को साथ लेके चल रही हूँ, क्योंकि अभी स्टार्ट किया होगा आप लोगों ने जैसे भी है, बाकी तीनों में समझाऊंगी। एफए है, सीए है, एमए है। एफए क्या है? एफए का मतलब है रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस टू नो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन, और यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करी जा रही है, पैसों रिलेटेड ट्रांजेक्शन करी जा रही है, ये पता लगाने के लिए कि प्रॉफिट है या लॉस है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, एसेट ज्यादा है या लाइबिलिटी ज्यादा है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, डिटरमाइन एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस, यानी कि हम यहाँ पे पता लगा रहे हैं, नाम से ही क्लियर है, डिटरमाइन एंड द कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी कॉस्ट को हम यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं, या उस सर्विस की कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि ज्यादा ना आए। ज्यादा आएगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं तो ग्रोथ नहीं, ग्रोथ नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें जो है वो रहती हैं। नेक्स्ट आता है एमए, जो हमने अभी पढ़ा है। एमए क्या होता है? प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेक करना पड़ता है फर्म के अंदर, जिसमें कुछ पैसों रिलेटेड चीजें और कुछ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है वो मैनेजमेंट तक होती है, जिसमें डिसीजन मेक किया जाता है। और मतलब मेजरली आप इसको शॉर्ट में ये कह सकते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, कि ये मैनेज करवा रहा है कि जो चीजें फालतू की हो रही है, एक्स्ट्रा हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल है, पैसों रिलेटेड है, चाहे वो नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आता है, इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हम कॉस्ट जो होती है उसको पता लगाते हैं, पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है और उसको कैसे कंट्रोल करना है। अगर एक पेन बन रहा है 10 रुपए की, हमने सेट करी है कॉस्ट, तो 10 रुपए ही आना चाहिए, 12 नहीं होना चाहिए। और एमए में क्या होता है, ये हमारे मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में, कंट्रोल करने में, डिसीजन लेने में मदद करता है। नेचर कैसा रहता है, ये हिस्टोरिकल बेस्ड होता है पास्ट डेटा के हिसाब से, और ये प्रेजेंट कॉस्ट डेटा एंड ये यूज फॉर पास्ट एंड फ्यूचर डेटा बोथ होता है। यूजर्स की बात करूं तो सब में, दोनों में क्या होता है, इसमें एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, जैसे भारी होते हैं इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, और इसके यूजर्स होते हैं इंटरनल, जो कि कंपनी के अंदर होते हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रोडक्शन मैनेजर, और ये होता है टॉप लेवल और डिसीजन मेकर, क्योंकि डिसीजन तो वही लेंगे ना, चीज़ों को मैनेज तो वही करेंगे। ये सारे पॉइंट्स हैं। तो इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैंडेटरी रहता है हर एक कंपनी के लिए। ठीक है, नॉट लीगली रिक्वायर्ड, ये नॉट लीगली रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो। और जिन बच्चों को लगता है कि ये डिफरेंस ज़्यादा है तो उनके लिए समाधान है। ठीक है, शॉर्ट में जो मैंने ऊपर बताया वही चीज़ है, शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का रिसोर्स एंड प्रोविजन का। तो रिसोर्स का मतलब होता क्या है? अ रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज और हेल्प अ बिजनेस अचीव इट्स गोल। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि जो रिसोर्स होता है वो क्या है। रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप यूज कर पा रहे हो उस चीज में, किस चीज में, जिसमें हमारे को प्रोड्यूस करना है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज में वो इस्तेमाल हो रहा है, या फिर वो हमारे बिजनेस के गोल को अचीव करने में मदद कर रहा है। जैसे कि मटेरियल है, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, कच्चा माल। जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, मनी पैसा भी जरूरी है, इंसान भी जरूरी है, टाइम भी जरूरी है, इंफॉर्मेशन भी जरूरी है। ये सारी चीजें जो है प्रोडक्शन में, ऑपरेशन में यूज होती है, वो सारी चीजें हमारे लिए रिसोर्स हैं। डेफिनेशन की अगर बात करूं, अ रिसोर्स इज एन इनपुट दैट हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ, गुड्स एंड सर्विसेज। रिसोर्स एक तरीके का इनपुट है, ठीक है, जो कि हमारे वेल्थ को क्रिएट करने में मदद करता है, गुड्स एंड सर्विसेज में भी मदद करता है। तो हमारे रिसोर्स जो हमने पढ़े हैं, मटेरियल, मनी, पीपल, टाइम, इन सबको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया और वो कैटेगरी अभी हम समझेंगे। सबसे पहला आता है ह्यूमन रिसोर्स। ये छोटी छोटी चीजें हमने इकोनॉमिक्स में क्लास 11th में पढ़ी थी और आज हम इसको फिर से दोबारा से रिवाइज करेंगे। मैं ये छोटी छोटी चीजें क्यों बताती हूँ, ताकि आपको भी पता लगता रहे, थोड़ा थोड़ा याद आता रहे कि ये टॉपिक हमने कहाँ का पढ़े हैं। ह्यूमन रिसोर्स में आता है एम्प्लॉइज, मैनेजर, लेबर। जो लेबर की जो स्किल होती है वो सारी ह्यूमन रिसोर्स में आती है, जो इंसान रिलेटेड रिसोर्सेज है कि इंसान के अंदर क्या क्षमता है, वो किस तरीके से काम कर पाता है, एम्प्लॉय है, मैनेजर है। एंड सेकेंडली आता है नेचुरल रिसोर्स। क्या होता है? लैंड, वाटर, मिनरल, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ये सब नेचुरल है, ठीक है। लैंड, वाटर, मिनरल्स, ये सारी नेचुरल है, जो कि आपने क्रिएट नहीं करी, आपको बाय बर्थ देखने को मिल जाती है कुछ, ठीक है। कैपिटल रिसोर्स में आता है मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, मनी। ये सारी कैपिटल है जो पैसों रिलेटेड है, जो फ्री में नहीं मिलती, पैसा लगाना पड़ता है। मशीनरी खरीदोगे पैसा खर्च होगा, बिल्डिंग खरीदोगे पैसा खर्च होगा, मनी भी आपको चाहिए। इंफॉर्मेशन रिसोर्स क्या होती है? इंफॉर्मेशन भी जरूरी होती है हमारे किसके अंदर, हमारे जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इंफॉर्मेशन रिसोर्स में आता है डेटा, टेक्नोलॉजी, पेटेंट, ये सब आता है। टाइम रिसोर्स में आता है एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम इन द प्रोडक्शन, कि हम एक एफिशिएंट यूज कर पा रहे हैं टाइम का प्रोडक्शन के अंदर। रिसोर्स के इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरी पड़ गया हमारे को रिसोर्सेज और हमें क्या काम देता है? तो एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन एंड ग्रोथ, ये हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। रिसोर्स बहुत जरूरी है प्रोडक्शन और ग्रोथ में। बिना रिसोर्स के, बिना सामान के, आप बिना लैंड, बिल्डिंग, इंसान के, टाइम के, एफर्ट्स के, टेक्नोलॉजी के, आप क्या कोई प्रोडक्शन कर सकते हो? नहीं कर सकते। और जब नहीं कर पाओगे तो ग्रोथ कहाँ से करोगे? जब प्रोडक्शन नहीं तो ग्रोथ नहीं। हेल्प अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ये हमारे बिजनेस के उद्देश्य को भी यहाँ पे पूरा करने में, अचीव कराने में मदद कराता है रिसोर्स। सामान होगा तो सामान बनेगा, यानी कि हमारे पास रिसोर्स है तो हम प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन तो यानी कि मनी, मनी बोले तो सेल्स, सेल्स प्रॉफिट, ये सारी चीजें। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव देखने को मिलेगी, प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखने को मिलेगा, डिटरमाइन सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सेकेंडली आता है हमारा प्रोविजंस। क्या होता है प्रोविजंस? जो होता है, प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम प्रॉफिट, इज कवर्ड टू नोन एज नोन लाइबिलिटी और एक्सपेक्टेड लॉसेज इन द फ्यूचर, इवन इफ द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ और टाइमिंग इज अनसर्टेन। प्रोविजंस हम क्यों बनाते हैं? कि कुछ हमारे हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा साइड में निकाल के रख लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई जरूरत पड़े या कोई लॉस आ जाए, कोई आपदा आ जाए, कोई लाइबिलिटी आ जाए, तो उस चीज को हम कवर अप कर सके। जैसे कि फ्यूचर एक्सपेंस एंड लायबिलिटी दैट कैन बी एक्सपेक्टेड बट नॉट येट सर्टेन, अभी नहीं हो रहा, फ्यूचर में मान के चलते हो सकता है। जैसे कि पैसा डूबना, डेप्रिसिएशन, टैक्सेशन, या फिर कोई रिपेयर एंड वारंटी। तो ये सारे प्रोविजंस के हमें बनाने पड़ते हैं, जो कि हमें पहले से ही इसके बारे में सोच के चलना पड़ता है। फीचर्स की बात करूं तो बिजनेस के प्रॉफिट भी क्रिएट करता है। प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाता है करंट ईयर का थोड़ा बहुत, क्योंकि हमने साइड में प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल लिया है। बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड फ्यूचर एक्सपेंसेस शोज एज एन लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट, यानी कि हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे इसको शो किया जाता है प्रोविजंस को, और आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस भी करे होंगे। इंपॉर्टेंस क्या है प्रोविजंस की, हम प्रोविजंस क्यों बनाते हैं, इससे क्या होगा? अब मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलती हूँ प्रोविजंस का।
कि आपने आज अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के नहीं रखा, तो कल कोई आपदा आ जाती है या फिर कई कल को आपके कुछ पैसे जो आपको मिलने थे वो नहीं मिलते, डूब जाते हैं। आप उसी के भरोसे बैठे रहोगे, आपने सोचा कि मेरे को इतना प्रॉफिट आएगा, ये इतनी ये चीज़ आएगी, लेकिन वो नहीं आती, तो आपने उसका बैकअप पहले से ही बना रखा है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? यानी कि इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अगर हम अपने घर में रह रहे हैं, तो जब हम कमा रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स कमा रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ कमेटी अलग से रखते हैं, यानी कमेटी डाल देते हैं, ठीक है? मदर या फादर कोई कमेटी डाल लेते हैं, एलआईसी करवा लेते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं, या फिर अनदर कोई अपने प्रॉफिट को अलग रख लेते हैं, सो दैट कल को कोई आपदा आए तो वो पैसा काम आ जाए। सेम ऐसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो प्रोविजंस की इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प मीट फ्यूचर लायबिलिटी स्मूथली, ताकि हमारी फ्यूचर की जो लायबिलिटी है वो स्मूथली जो है वो मीट करने में मदद करता है। ट्रू प्रॉफिट शो करता है हमारे अकाउंट्स के अंदर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक्यूरेसी को प्रमोट करता है, और रिस्क जो होता है एकदम से जो बर्डन आ जाता है, सडन फाइनेंशियल बर्डन जो आ जाता है उसको कम कर देता है, क्योंकि हमने पहले से उसको अलग कर लिया है। इन शॉर्ट तो वही है जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया, आप ये पढ़ सकते हो। इन शॉर्ट लिखा भी हुआ है यहाँ पर, जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया वो यहाँ शॉर्ट में लिखा है। कॉस्ट अकाउंट मैनेजमेंट क्या होता है? तो कॉस्ट मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। यानी कॉस्ट मैनेजमेंट है क्या? तो कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब आप यहाँ पे कॉस्ट को मैनेज कर रहे हो, यानी कि आप प्लान बना रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, जो फालतू के खर्चे हो रहे हैं उसको आप यहाँ मैनेज कर रहे हो, सो दैट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो और आपकी एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता भी बढ़ जाए विदाउट एनी वेस्टेज। तो यहाँ पे कुछ बताया गया है। कॉस्ट मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं? सबसे पहला है कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को कम करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था काफी डिटेल में। उसके अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यानी कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है हमने, और वो तभी बढ़ेगी जब कॉस्ट कंट्रोल होगी और उसकी वेस्टेज नहीं होगी। मैंने काफी अच्छा एग्जांपल भी ऊपर दिया था। रिसोर्स यूटिलाइजेशन में क्या होता है कि लेबर, मटेरियल, कैपिटल एफिशिएंसी को सही ढंग से इस्तेमाल करना है। अगर लेबर 5 की जरूरत है तो 5 ही चाहिए, 2 एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जो कि 5 को भी जो है काम ना करने दे। डिसीजन सपोर्ट में आता है टू प्रोवाइड डेटा फॉर मैनेजरियल प्लानिंग एंड प्राइसिंग, ठीक है? कॉस्ट मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, रिपोर्टिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। यानी कि सबसे पहले कॉस्ट को मैनेज करने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि हमने बोला कि हमारे फर्म के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है और हम बोले कि 10 लेबर काम कर रहे हैं और उसमें से सिर्फ एक ही को रखना है, बाकी को हटा दो, बिना ये जाने कि क्या प्रोडक्शन हो रहा है, क्या कैलकुलेशन है वो हमने नहीं लगाई और उसको अपने घर भेज दिया, तो ये भी गलत तरीका है, ठीक है? ये भी गलत तरीका है। कई बार क्या होता है, फर्म के अंदर कुछ लेबर पे जो है मैनेजर्स को गुस्सा आ जाता है, वो फिर भेज देते हैं और बाद में पछताते हैं। तो वो काम भी नहीं होना चाहिए कि बिना कैलकुलेशन के हम उसको भेज रहे हैं, बिना उसकी एफिशिएंसी देखे, बिना हमने वो किए कि हाँ ठीक है, छोटी मोटी बहस हो गई या थोड़ा छोटा मोटा छुट्टी मार ली, तो हम ये सारी गलतियां भी कर देते हैं। हमें तो यहाँ पे सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कि इस तरीके से प्लानिंग जो है उसके फंक्शंस हैं, मतलब बताया गया है कि कॉस्ट मैनेजमेंट के भी कुछ फंक्शंस होते हैं, ऐसे नहीं कि बस उसको निकाल दिया, उसको घर भेज दिया, तो वो वाली चीजें भी हमारे को दिक्कत देती है, समझ लो। तो यानी कि हमें प्लानिंग करनी है, सबसे पहला काम ही हमारा क्या है, प्लानिंग करने का। तो इसमें क्या होता है, फ्यूचर कॉस्ट को एस्टिमेट करना और बजट बनाना। दूसरा है कंट्रोल करना। कंट्रोल आप कैसे करोगे किसी भी कॉस्ट को? तो एक्चुअल कॉस्ट को प्लान्ड कॉस्ट से आपको कंपेयर करना है, तभी तो आप पता लगाओगे कि आपने क्या चीज सही करी है। फिर आप डिसीजन लोगे कि कहाँ पे कंपैरिजन में दिक्कत आ रही है, क्या आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आ रही है या फिर प्लान्ड कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो उसको आप करेक्शन में लेकर आओगे। डिसीजन मेकिंग में आता है हेल्पिंग मैनेजमेंट डिसाइड्स ऑन प्राइसिंग, प्रोडक्शन लेवल एंड इन्वेस्टमेंट। यानी ये मैनेजमेंट को डिसाइड करवाता है, मदद कराता है कि प्राइस ये होना चाहिए, प्रोडक्शन लेवल भी इतने होने चाहिए और इन्वेस्टमेंट इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिपोर्टिंग में आता है प्रिपेयरिंग कॉस्ट रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट एनालिसिस। मैनेजमेंट एनालाइज करना चाहता है, चीजों को देखना चाहता है ग्राफ की मदद से या पाई चार्ट की मदद से, या जो भी उन्होंने ग्राफ बनाया है या जो भी चीजें बनाई हैं, तो कॉस्ट की रिपोर्ट निकाल निकाल के वो लोग यहाँ चेक करेंगे। परफॉर्मेंस मेजरमेंट में आता है इवेलुएटिंग एफिशिएंसी ऑफ डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट, राइट? अब यहाँ पे स्टेप हमने पढ़े। मैनेजमेंट कॉस्ट मैनेजमेंट के क्या प्रोसेस है? तो कॉस्ट एस्टिमेट करना, बजट, फिर कॉस्ट मॉनिटरिंग, वेरिएंस एनालिसिस, कॉस्ट कंट्रोल। चीजें वही हैं, बिल्कुल सही है, बहुत साधारण है, चीजें वही हैं कि प्रोडक्शन करने से पहले जो है प्रिडिक्शन लगाई जाती है उस कॉस्ट की कि हाँ ये कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है? एक्चुअल नहीं है लेकिन प्रिडिक्टिंग कॉस्ट है ये।
फिर बजट बनाते हैं, सेट करते हैं कॉस्ट की लिमिट, फिर ट्रैक किया जाता है कॉस्ट परफॉर्मेंस को, फिर कंपेयर करा जाता है एक्चुअल वर्सेस प्लान्ड कॉस्ट को, चीजें वही हैं। फिर कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया जाता है कि कहाँ ज्यादा आ रहा है उसको कम कर दो, ठीक है। बाकी सारे ये पॉइंट सेम ही है लगभग। एडवांटेजेस क्या है, वही है, बेटर बजट कंट्रोल होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि आपको चीजों के बारे में सब कुछ साधारण सा साफ दिखाई देता है, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी इनहांस होता है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं हमारे, जैसे कि एक्यूरेट डेटा एस्टिमेट को रियाय करता है, एंड डिफिकल्ट टू अप्लाई इन अनसर्टेन मार्केट में डिफिकल्टी होती है, स्किल पर्सनल सिस्टम रिक्वायर्ड होता है क्योंकि वही इसकी कैलकुलेशन कर पाते हैं। शॉर्ट वाले पढ़ सकते हैं जिनको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। तो टोटल 7 ही क्वेश्चन थे जो कि जो पास होने वाले चाहते थे वो ये करके जाएं, डेफिनेटली करके जाएं, और 8 क्वेश्चन कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन जो नहीं करके जाना चाहते वो सिर्फ पासिंग पे पास हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक बार चेकआउट कर लेती हूँ मैं कि कितने क्वेश्चंस आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 10 है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। इंडस्ट्रीज क्या होता है, तो इंडस्ट्रीज तो आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी। इंडस्ट्रीज आर ग्रुप ऑफ फर्म और ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन सिमिलर टाइप प्रोडक्शन और बिजनेस एक्टिविटी। इंडस्ट्रीज क्या है, बहुत सारे ग्रुप हैं फर्म के, ऑर्गेनाइजेशन जो बोल सकते हो, जो कि सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्शन में इंगेज है, बिजनेस की एक्टिविटी कर रहे हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी और टर्चरी आपने पढ़ा ही होगा। प्राइमरी में क्या होता है, एग्रीकल्चर माइनिंग, यानी कि एग्जैक्ट किया जाता है नेचुरल रिसोर्स को जो है निकाला जाता है, वो प्राइमरी है। सेकेंडरी में आता है आपके मैन्युफैक्चर होते हैं, गुड्स बनते हैं जैसे टेक्सटाइल एंड स्टील। टर्चरी में आपको सर्विसेज मिलती है जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंस में आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है इससे, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रमोट हो रही है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है रेड्यूसल इनकम क्या होता है। रेड्यूसल इनकम आरआई एक तरीके का नेट ऑपरेटिंग इनकम है, नेट इनकम लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नहीं समझ आया, फॉर्मूले से समझो। इसी चीज को, ये जो फॉर्मूला यहाँ मेंशन किया हुआ है ना, इसी चीज को बताया गया है, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। नेट ऑपरेटिंग इनकम जो होती है ना आपकी, उसमें से आपको घटाना है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है, तो आप रेड्यूसल इनकम निकाल पाओगे। रेड्यूसल इनकम निकालने के क्या फायदे हैं, सबसे पहली बात तो है फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है, परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है, और इनकरेज करता है एफिशिएंट कैपिटल यूज को, कि हमें किस तरीके से अपने कैपिटल को इस्तेमाल में लेकर आना है एफिशिएंट तरीके से। तो ये था, ठीक है। नेक्स्ट आता है मटेरियल वेरिएंस। वेरिएंस में क्या होता है, डिफरेंस होता है। आपको बस इतना समझना है, ये एक तरीके का स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट मटेरियल यूज इन द प्रोडक्शन के बीचों का डिफरेंस है, उसी को हम मटेरियल वेरिएंस कहते हैं। नाम से वेरिएंस मतलब डिफरेंस और मटेरियल मतलब समान। तो समान में क्या डिफरेंस आ रहा है, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, मटेरियल मत भूल जाना, ठीक है। यूज इन प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन में जितना मटेरियल यूज हो रहा है उसमें जो कॉस्टिंग लग रही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो सेट हुई है और एक्चुअल कॉस्ट जो आई है, उन दोनों को माइनस करो तो मटेरियल वेरिएंस कॉस्ट निकल जाएगा। फॉर्मुलेज आप पढ़ सकते हो। मटेरियल एमसीवी का फॉर्मूला है एससी अपॉन एसी, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और फिर आता है आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एमपीवी है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल यूज वेरिएंस एमयूवी निकलेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है ये निकालने का, इससे कॉस्ट जो है वो कंट्रोल होती है, वेस्टेज रिड्यूस होती है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है। नेक्स्ट पार्ट आता है बजटिंग परफॉर्मेंस। बजटिंग अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो वन शॉट बनी हुई है, आप वो देख सकते हो। बजटिंग एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम फाइनेंशियल प्लान को प्रिपेयर करते हैं ताकि हम फ्यूचर में इनकम और एक्सपेंसेस का प्लान बना सके और अपनी तैयारी कर सकें। परफॉर्मेंस बजटिंग में आता है, इट लिंक फाइनेंशियल प्लानिंग विद परफॉर्मेंस रिजल्ट्स के साथ हम इसको प्लान करते हैं, लिंक करते हैं। एक्चुअल अचीवमेंट्स को कंपेयर किया जाता है प्लान टारगेट अगेंस्ट प्लान टारगेट। फीचर्स क्या हैं, सबसे पहला तो यही है, फोकस ऑन रिजल्ट नॉट जस्ट एक्सपेंसेस, हेल्प करता है अकाउंटेबिलिटी में एंड एफिशिएंसी में। बेनिफिट्स क्या हैं इसके, सबसे पहला है कि बेटर कंट्रोल ऑफ पब्लिक फंड्स होता है, इनकरेज करता है हमारे रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट को, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं।
नेक्स्ट आता है ट्रेंड एनालिसिस। क्या है ट्रेंड एनालिसिस में? क्या होता है, नाम से क्लियर है, ट्रेंड एनालाइज, ट्रेंड को हम एनालाइज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसके बारे में। किसके बारे में? चेंज इन फाइनेंशियल डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, की एक पूरे पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कितने फाइनेंशियल डेटा जो है उसमें बदलाव आ रहा है, ताकि हम पहचान पाए कि क्या पैटर्न चल रहा है। ट्रेंड की परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है करंट ईयर फिगर अपॉन बेस ईयर फिगर इनटू 100। इसका पर्पस क्या है निकालने का? ग्रोथ जो है वो दिखाता है, परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है या ग्रोथ हो रही है वो बताएगा, फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग में मदद करता है, लॉन्ग टर्म एनालाइज करता है सेल्स और प्रॉफिट के बारे में। आप सोचोगे काफी सारी चीजें सिमिलर है, जी हाँ बिल्कुल सिमिलर है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ कॉस्टिंग कितने प्रकार की होती है। एक होती है जॉब, बैच, प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेटिंग, स्टैंडर्ड, मार्जिनल। ठीक है, तो सबसे पहले जॉब में क्या होता है? कॉस्ट पर स्पेसिफिक जॉब ऑफ और ऑर्डर। पेपर में भूल जाओ तो नाम से ही लिखा हुआ है, बस उसके आगे आपको कॉस्ट लगाना, उसके पीछे का आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। जॉब में क्या होता है? जॉब पर स्पेसिफिक जॉब, ठीक है, यानी कॉस्ट का पता लगाया जा रहा है एक स्पेसिफिक जॉब और ऑर्डर का। बैच में क्या होता है? कॉस्ट फॉर अ बैच ऑफ सिमिलर आइटम का। कॉस्ट फॉर ईच स्टेज ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्शन हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग होता है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है? कॉस्ट पर लार्ज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड ऑपरेटिंग में आता है फॉर सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, इनकी कॉस्ट। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन प्री सेट कॉस्ट, स्टैंडर्ड में आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। मार्जिनल में आता है बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट ओनली। तो ये सारे पार्ट्स थे। एनालाइज एंड कंट्रोल रिजर्व क्या होता है? चीजों को एनालाइज कर रहे हैं हम यहाँ पर। एनालाइज एंड कंट्रोल रिजर्व रेफर्स टू द सिस्टमैटिक स्टडी होती है एक एनालाइज ऑफ कॉस्ट। किसका एनालाइज करना है? पहचान किसकी करनी है? कॉस्ट की, रेवेन्यू की और परफॉर्मेंस की, ताकि हम सही टाइम पे सही डिसीजंस ले सके। स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले एक्चुअल रिजल्ट वर्सेस स्टैंडर्ड को एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना क्या क्या रीजंस हैं, रीजंस किसके, डिफरेंस डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। फिर सही टाइम पे सही डिसीजंस ले लेना। बेटर कंट्रोल इंश्योर करता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। वही सारे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो, ये सारे बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेथड ऑफ प्राइसिंग। ये मैंने ऊपर आप लोगों को काफी अच्छे से बता दिया था, ये पढ़ा चुकी हूँ, सेम ही है लगभग। सिंपल टर्म्स में शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है, वैसे तो मैं पढ़ा चुकी हूँ ये। जैसे कॉस्ट बेस्ड होता है, ठीक है, कैटेगरी, टिक क्यों नहीं लग रहा, कॉस्ट बेस्ड, एक मिनट वेट, कॉस्ट बेस्ड, इसमें पेन नहीं चल रहा, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, यहाँ चला देती हूँ, वेट अब देखते हैं, हाँ चल गया। कॉस्ट बेस्ड है, कंपटीशन बेस्ड है एंड मार्केट बेस्ड है। इसमें क्या होता है? कॉस्ट बेस्ड में क्या होता है? प्राइसिंग अप्रोच, यानी कॉस्ट प्लस जो होता है, कॉस्ट प्लस होता है मार्जिनल, टारगेट, रिटर्न, ये सब होता है। कंपटीशन बेस में आता है गोइंग रेट है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, ये सब होता है। मार्केट बेस में आता है स्कीमिंग हो गया, पेनिट्रेशन हो गया, प्रीमियम हो गया, ये सब आते हैं सिंपल टर्म्स में बोले तो। वही सारे पॉइंट्स हैं जैसे यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, एक मिनट, जो मैंने ऊपर आपको जितने भी टाइप की यहाँ पे बताए थे ना, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या होता है, एक बार चेक कर लेती हूँ, शायद मैंने आपको पढ़ाया था या फिर किसी अनदर सब्जेक्ट में तो नहीं पढ़ाया, ये एक बार देख लेते हैं। चलो एक बार देख ही लेते हैं। हम्म तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में आता है प्राइस इज फिक्स बाय एडिंग अ प्रॉफिट मार्जिन टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि फॉर्मूले से इसको समझते हैं एक बारी, तो आपको यही मीनिंग बना के लिख देना है, ठीक है, फॉर्मूले को ही मीनिंग में कन्वर्ट करना है। मेथड में आता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में आता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, आपका यहाँ मार्जिन बताएगा, यानी कि प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। मार्जिनल कॉस्ट में आता है आपका वेरिएबल कॉस्ट प्लस मिनिमम प्रॉफिट। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग में आता है प्राइस इंक्लूड बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट इंश्योरिंग फुल कॉस्ट रिकवरी, यानी कि इसमें टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर दोगे तो प्राइस निकल आएगा। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग में क्या होता है? कॉस्ट प्लस डिजायर रिटर्न को करना है प्लस, तो प्राइस निकल जाएगा। उसके बाद गोइंग रेट प्राइसिंग में क्या होता है? ऑफ्टन यूज इन कॉम्पिटेटिव मार्केट में इसको इस्तेमाल करा जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल,
ठीक है, बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटर प्राइस है, कॉम्पिटिटर के प्राइस के हिसाब से गोइंग रेट प्राइसिंग चलता है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग चलता है सेटिंग अ लो इनिशियल प्राइस, यानी इसका जो लो इनिशियल प्राइस होता है वो सेट किया जाता है ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, और ये नए प्रोडक्ट के लिए, नई सर्विस के लिए इस्तेमाल करा जाता है। स्किमिंग प्राइसिंग में क्या आता है, सेटिंग अ हाई इनिशियल प्राइस टू रिकवर कॉस्ट क्विकली बिफोर कॉम्पिटिटर एंटर, यानी जैसे कि यूज ऑफ इनोवेटिव लग्जरी गुड जैसे नए नए आए हैं तो उससे पहले ही पैसे वसूल किया जाता है सो दैट बाद में कॉम्पिटिटर घुसेगा, इससे पहले ही पैसा कमा लो। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में क्या आता है, एग्जांपल 99 इंस्टेड ऑफ 100, 100 की बजाय 99 रख दिया सो दैट कस्टमर भी जो होता है वो जो लेने के तैयार हो जाता है। कोई लॉजिक नहीं है, बट फिक्सिंग प्राइसिंग टू अपील टू बायर इमोशंस नॉट लॉजिक। कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग में तो आपको पता ही है, कॉमन इन रिटेल होता है, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, जैसे कि ये सारे हैं। प्रीमियम प्राइसिंग में आता है, जैसे एप्पल रोलेक्स का एग्जांपल दे, हाई क्वालिटी ब्रांडेड प्रोडक्ट तो आपको पता है महंगे ही मिलते हैं। मार्कअप प्राइसिंग में क्या होता है, प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस कॉस्ट इनटू मार्कअप परसेंट लगा दो तो मार्कअप प्राइसिंग निकल जाता है कि पहले से मार्कअप सेट हो गया। डिस्क्रिमिनेटरी डिफरेंशियल प्राइसिंग में क्या होता है, एयरलाइन और मूवी टिकट प्राइसिंग, जैसे डिफरेंट कस्टमर के हिसाब से चार्ज किया जाता है, डिफरेंट प्राइस चार्ज करा जाता है, और रीजन फॉर द सेम प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये था, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 10th क्वेश्चन है, कन्वेंशनल एंड एनालिसिस क्या होता है। कन्वेंशनल मींस समथिंग दैट फॉलो ट्रेडिशनल और स्टैंडर्ड मेथड यूज्ड ओवर टाइम, यानी कन्वेंशनल क्या है, समथिंग दैट फॉलो ट्रेडिशनल है, स्टैंडर्ड मेथड जिसको आप यूज कर पाते हो ओवर अ टाइम। इन अकाउंटिंग और मैनेजमेंट कन्वेंशनल मेथड रेफर्स टू ओल्ड एंड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर रिकॉर्डिंग करने के लिए, मेजर करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए डेटा को हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में क्या होता है, ओवरहेड को एलोकेट किया जाता है किसके बेस पे, लेबर और मशीन आवर के बेस पे। हिस्टोरिकल अकाउंटिंग में क्या होता है, रिकॉर्ड किया जाता है एक्चुअल पास कॉस्ट के अकॉर्डिंग। कन्वेंशनल में आता है यूजिंग पास परफॉर्मेंस एज द बेस, पास परफॉर्मेंस को बेस लिया जाता है। मैनुअल बुक कीपिंग में क्या होता है, इंस्टीड ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम, मैनुअल नाम से क्लियर है, कंप्यूटर को ना लेकर के हाथ से हो रहा है। फायदे क्या हैं इसके, देखते हैं। फायदा एक बार देख लेते हैं इसके। सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है, बेस्ड ऑन टेस्टेड होता है ये, जो हमारी कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन रखता है, और स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल सुटेबल है क्योंकि मैनुअल भी काम होता है। डीमेरिट्स क्या है, बुराई क्या है, इग्नोर करता है मार्केट कंडीशन चेंज को, नॉट सुटेबल फॉर डायनेमिक और लार्ज इंडस्ट्रीज, मे नॉट रिफ्लेक्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्यूरेटली, कमी रहती है फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन की, क्योंकि हर चीज तो हाथ नहीं आती। एनालिसिस का मतलब है ब्रेकिंग डाउन फाइनेंशियल और कॉस्ट डेटा इनटू मीनिंगफुल पार्ट, यानी हम मीनिंगफुल पार्ट जो है हमारे कॉस्ट डेटा की वो यहाँ पता लगा रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं फाइनेंशियल और कॉस्ट डेटा को। नहीं समझ आया, दोबारा समझो। एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस मतलब नाम से हम चीजों को पहचान कर रहे हैं, किसको, ब्रेकिंग डाउन फाइनेंशियल और कॉस्ट डेटा इनटू मीनिंगफुल पार्ट, यानी हम फाइनेंशियल और कॉस्ट डेटा को बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं मीनिंगफुल पार्ट में, ताकि हम परफॉर्मेंस को भी समझ सके, एफिशिएंसी को भी समझ सके और प्रॉफिट को भी समझ सके। जैसे फाइनेंशियल एनालाइज में क्या होता है, हम पता लगाते हैं फाइनेंशियल हेल्थ को इवेलुएट करते हैं ताकि हमें किसकी मदद से, रेशो और ट्रेंड की मदद से। कॉस्ट एनालाइज नाम से क्लियर है, कॉस्ट को कंट्रोल करना, आइडेंटिफाई करना, पहचान करना। वेरिएंस में हम एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट के डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। ट्रेंड में क्या होता है, हम देखते हैं टाइम के हिसाब से चेंज चेक करते हैं क्या ट्रेंड चल रहा है। ब्रेक इवन टाइम में क्या होता है, डिटरमाइन द प्रॉफिट ऑफ नो प्रॉफिट और नो लॉस, क्या प्रॉफिट है, नहीं है या लॉस है। एनालाइज के कुछ फायदे हैं क्या, डिसीजन मेकिंग वही पॉइंट्स है में मदद करता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता लगाता है, कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, कन्वेंशनल और इसका डिफरेंस तो आप कर ही सकते हो, ऊपर मैंने आप लोगों को पढ़ा ही दिया, शॉर्ट में भी कर सकते हो। एक और क्वेश्चन बचा है रेशियो का, रेशियो वैसे तो मैंने आप लोगों को ऊपर करा दिया है, फॉर्मुलेज है बस यहाँ पर। रेशियो वाला क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझाया था, इसमें फॉर्मूले दिए गए हैं, जैसे लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला है CA/CL, सॉल्वेंसी का फॉर्मूला है आपका, जैसे डेट इक्विटी रेशियो निकालना है तो टोटल डेट अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी। प्रॉफिटेबिलिटी में जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो NP/NS इंटू 100। एंड एक्टिविटी में क्या होता है, ITR ऊपर बताया था फॉर्मूला, COGS एंड एवरेज इन्वेंट्री ऊपर करके भी दिखाया था, सेम वही चीज़ है। ठीक है, फॉर्मूलेज हैं। अकाउंटिंग रिजर्व भी मैंने शायद समझा दिया आप लोगों को, प्रोविजंस बताया था, वैसे ही उसी की तरह ये रिजर्व्स भी होते हैं।
रिजर्व एक तरीके का पार्ट है, प्रॉफिट से हटा के हम रखते हैं, सेफ गार्ड अगेंस्ट फ्यूचर अनसर्टिनिटी जो आ जाती है, और ये एक तरीके की लाइबिलिटी नहीं है, इट्स बिलोंग टू द बिजनेस बट इट रिटेन इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। इसमें कई तरह के रेवेन्यू आते हैं। एक आता है रेवेन्यू रिजर्व जो कि क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट होता है। जनरल रिजर्व जनरल यूज के लिए होता है, स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन की वजह से होता है, जैसे डेटर का रिजर्व, ठीक है, डेटर्स का। कैपिटल रिजर्व में आता है जैसे प्रीमियम ऑन इशू ऑफ सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। मैं मान के चलती हूँ आपने क्लास 12th के अंदर ये काफी डिटेल में पढ़ा होगा, तो आप समझ पा रहे होगे कि दो तरह के रिजर्व्स होते हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल नेचर के, ठीक है। रेवेन्यू जो होते हैं वो डेली बेसिस के होते हैं, कैपिटल लॉन्ग टर्म होते हैं, इतना समझ लो, बाकी सब समझ आ जाएगा। क्रिएटिंग रिजर्व का पर्पस क्या है, क्यों क्रिएट कर रहे हैं? तो सबसे पहला बात वही है, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन देना, फ्यूचर में कोई दिक्कत आ जाए, कोई लॉस आ जाए तो हम उससे निपट सके, दुविधा में ना बैठे, सर पकड़ के ना बैठे। टू फाइनेंस बिजनेस ऑफ एक्सपेंशन, टू मेंटेन डिविडेंड स्टेबिलिटी। आई होप आपको क्लियर है। तो ये था पूरा का पूरा आप लोगों का पीडीएफ जो कि मैंने डिस्कस भी किया। अगर आपको ये चाहिए तो आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सब अवेलेबल है। और कोई भी दिक्कत आए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं कमेंट करके, और अपनी अटेंडेंस लगाना। सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।